16 मई 2008 सुबह करीबन 6 बजे नुपुर तलवर अपनी बेटी आरुषि को जगाने के लिए उसके बेडरूम की तरफ जाती है। अनजान नुपुर को पता ही नहीं था कि अगले 5 मिनट में उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जैसे ही नुपुर आरुषि के बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 13 साल की आरुषि अपने ही बिस्तर पर लाश बनी पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन एक और लाश छत पर एसी के कंप्रेसर के पास से मिली। बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। आखिर सवाल ये है, किसने 13 साल की मासूम आरुषि तलवार का कत्ल किया और क्यों किया? आखिर वो छत पर मिली लाश किसकी थी? 4 साल पहले नोएडा का जलवायु विहार, फ्लैट नंबर L32। Well, it's a case that has intrigued and baffled India for more than 5 years now. सीबीआई ने तलवार दंपति के घर काम करने वाली सहायिका भारती और उनके ड्राइवर उमेश शर्मा को मुख्य गवाह बनाया है। आरुषि तलवर का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। वो अपने माता पिता डॉक्टर राजेश तलवर और डॉक्टर नुपुर तलवर के साथ L32 जलवायु विहार सेक्टर 25 नोएडा में रहती थी। राजेश और नुपुर दोनों प्रोफेशन से डेंटिस्ट थे। 15 मई 2008 हर रोज़ की तरह आरुषि तलवर सुबह 6 बजे जग जाती है और स्कूल जाने की तैयारी में लग जाती है। हेमराज, जो तलवर फैमिली का नौकर था, जो नेपाल से था, वो आरुषि के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था, जबकि नुपुर आरुषि को तैयार होने में मदद कर रही थी। आरुषि के लिए 15 मई का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। इसलिए आरुषि, जिसका जन्मदिन 24 मई को आता था, लेकिन उसने अपना जन्मदिन 15 मई को सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे पार्टी में शामिल हो सके। आरुषि के स्कूल जाने के बाद उसके माता पिता भी अपने काम पर क्लिनिक चले गए और फिर सब साथ में शाम को मिले। रात को 10 बजे खाना खाने के बाद राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में गए और उसे बर्थडे गिफ्ट में एक कैमरा गिफ्ट किया। आरुषि कैमरा देखकर बहुत खुश हुई और उसने कैमरे से ढेर सारी फोटो खींची। उसके बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। फिर रात को 11 बजे राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, इसलिए राजेश ने नुपुर को वाईफाई राउटर ऑन करने को कहा, जो आरुषि के कमरे में था। नुपुर वाईफाई राउटर ऑन करने के लिए आरुषि के कमरे में गई। इस समय आरुषि चेतन भगत की एक नॉवेल द 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ पढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार राजेश ने इंटरनेट रात 12:08 तक यूज़ किया, फिर वो भी सो गए। 16 मई 2008 सुबह 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल सफाई के लिए पहुंची और जब उसने पहली डोरबेल बजाई तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। दूसरी बार बजाने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार बजाने पर नुपुर ने दरवाज़ा खोला। ये बात भारती को अजीब लगी, क्योंकि रोज़ पहली डोरबेल बजाते ही घर का नौकर हेमराज दरवाज़ा खोलता था। नुपुर और भारती के बीच में पूरे 3 दरवाजे थे, जिसमें से नुपुर ने अभी पहला दरवाज़ा ही ओपन किया है। और जब नुपुर बीच वाला दरवाज़ा खोलने गई तो वो बाहर से ही लॉक था। फिर नुपुर ने भारती से पूछा, हेमराज कहाँ गया? तो उसके जवाब में भारती ने बोला, मुझे नहीं पता। फिर नुपुर ने बोला, शायद दूध लेने गया होगा, इसलिए बाहर से लॉक करके गया है। तुम 5 मिनट वेट करो, वो आता ही होगा। उसके रिस्पॉन्स में भारती ने बोला, मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मैं नहीं रुक सकती। एक काम कीजिए, आप चाबी बालकनी से नीचे फेंक दीजिए, मैं चाबी लेके खुद ही दरवाज़ा खोल दूंगी। नुपुर मान जाती है और चाबी नीचे फेंक देती है। जब भारती चाबी लेने के लिए नीचे जाती है, तब नुपुर 6:01 पे हेमराज को कॉल लगाती है और सामने से कोई फ़ोन उठाता भी है, पर फिर 2 सेकंड बाद काट देता है। नुपुर फिर से कॉल करती है, पर तब तक वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और वो आज तक नहीं मिला। भारती चाबी लेके ऊपर आती है और पहला दरवाज़ा खोलती है, जो ऐसे ही खुल जाता था। लेकिन बीच वाला दरवाज़ा देख के भारती भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। इस समय तक राजेश तलवर भी जग चुके थे और जब राजेश लिविंग रूम में एंटर हो रहे थे तब वो शॉक हो जाते हैं। उधर टेबल पर एक खाली दारू की बोतल थी, जिस पर खून के धब्बे थे। राजेश ने नुपुर से पूछा, ये खून के धब्बे किसके हैं? ये सुन के नुपुर भी शॉक हो गई और राजेश को जल्द से जल्द आरुषि के कमरे को चेक करने को बोली। आरुषि के कमरे में सेल्फ लॉकिंग डोर सिस्टम था, जो अंदर से या फिर बाहर सिर्फ चाबी से ही खुल सकता था। पर उस दिन आरुषि का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और जब राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में गए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 14 साल की आरुषि खून से लथपथ मरी हुई थी।
उसका गला कटा हुआ था। ये देख के राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और नुपुर एक जगह शॉक में खड़ी हो जाती है। इतनी ही देर में भारती भी आ जाती है और नुपुर भारती को बोलती है, देखो हेमराज क्या करके गया है। भारती उन दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगी और साथ ही में पूछती है कि किसी को बुला कर ले आओ। तो उस पर नुपुर पड़ोसियों को बुलाने की परमिशन दे देती है। भारती भागकर अपार्टमेंट के लोगों को आरुषि के मर्डर के बारे में बताती है। ये सुन के राजेश के घर सारे आस पड़ोसी आ जाते हैं। जलवायु अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तब वो देखती है 15 लोग लिविंग रूम में थे, 5 से 6 लोग राजेश और नुपुर के बेडरूम में थे और आरुषि के रूम में कोई नहीं था। इतने सारे लोगों की वजह से क्राइम सीन पूरा खराब हो चुका था। पुलिस के आते ही राजेश तलवर ने पुलिस को बोला कि आरुषि का मर्डर हेमराज ने किया है। अब जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए, क्योंकि हेमराज सच में गायब था। तो पुलिस ने एक थ्योरी बना दी कि रात में हेमराज ने दारू पी और नशे की हालत में आरुषि के कमरे में गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने एक नेपाली नाइफ कुकरी से आरुषि की हत्या कर दी और भाग गया। इस थ्योरी के आधार पर हेमराज को आरुषि का मर्डरर मानते हुए उस पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया और पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए भी रवाना हो गई। सुबह करीबन 8:30 पर आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को 1 बजे बॉडी को फिर से आरुषि घर लाया गया। बॉडी को बर्फ पर रखा गया था क्योंकि बॉडी बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो रही थी और घर के बुजुर्ग लोग जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने की राय दे रहे थे। इसलिए राजेश ने पुलिस वालों से परमिशन लेकर शाम को 4 बजे आरुषि की बॉडी को पास ही के अंतिम निवास पे अंतिम संस्कार के लिए ले गए। लाश लेने से लेकर अंतिम संस्कार तक घर में इतने लोग आ जा चुके थे कि क्राइम सीन पूरा तहस नहस हो गया था। सीबीआई का तो ये भी मानना है कि क्राइम सीन पर 90% से ज्यादा सबूत तो नष्ट हो चुके थे। हालांकि फिर भी सीबीआई ने बचे हुए फिंगरप्रिंट, चद्दर, आरुषि के कपड़े ये सब फॉरेंसिक को भेज देते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर के ऊपर जाती हुई सीढ़ियों पे खून के धब्बे मिले और जब पुलिस टेरेस तक पहुंची वहां दरवाजे पर ताला था, उस पर भी खून के निशान थे। ये देखकर पुलिस ने राजेश से ताले की चाबी मांगी। चाबी लेने के लिए राजेश अपने रूम में चले गए और कई देर तक बाहर ही नहीं आए। जब पुलिस वालों ने फिर से चाबी मांगी तब राजेश पुलिस वालों पर ही भड़क गए और बोले, तुम इन सब में टाइम बर्बाद कर रहे हो और कातिल तब तक भाग जाएगा। फिर पुलिस वालों ने टेरेस पर जाने का इरादा बदल दिया और फिर से हेमराज को ढूंढने की कोशिश में लग गए। 17 मई 2008 राजेश और नुपुर आरुषि की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए हरिद्वार निकल जाते हैं। उस दिन घर में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम जो सुशील चौधरी की रिक्वेस्ट पर आते हैं। जब के गौतम ने भी टेरेस की ओर जाती हुई सीढ़ियों पे खून के धब्बे देखे तब उन्होंने भी ताले की चाबी मांगी। चाबी न मिलने पर उन्होंने लॉक तोड़ने का फैसला किया। फिर सुबह करीबन 10:30 पर लॉक को तोड़ दिया गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया गौतम के साथ सब लोग शॉक में थे। वहाँ पर एक और डेड बॉडी थी। कोई भी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्योंकि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। इसलिए राजेश और नुपुर को जल्द से जल्द हरिद्वार से बुलाया गया। वापस आकर राजेश भी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। पुलिस को शक होता है कि ये हेमराज की बॉडी हो सकती है। फिर पुलिस हेमराज के कुछ दोस्तों को बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाती है और हेमराज के दोस्त ये कंफर्म करते हैं कि ये तो हेमराज की ही बॉडी है। मतलब पुलिस जो शुरुआत से ही हेमराज को मर्डरर मान रही थी उसकी ही बॉडी खून में डूबी हुई टेरेस पर पड़ी हुई मिली। अब पुलिस 2 टीम में बट गई थी। एक टीम राजेश और नुपुर तलवार को खूनी मान रही थी और दूसरी टीम हेमराज के दोस्तों को। अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट बताया। असल में विष्णु शर्मा तलवार फैमिली का पहला नौकर था, पर वो छुट्टी पर गया था इसलिए वो हेमराज को टेम्पररी रख कर गया था। जब विष्णु वापस आया तब तलवार फैमिली ने हेमराज को परमानेंट रख दिया और विष्णु को निकाल दिया था। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से विष्णु शर्मा ने नौकरी छीन जाने के गुस्से में विष्णु ने हेमराज को टेरेस पर ले जाकर पहले उसे मार दिया और ये सब होते हुए आरुषि ने देख लिया था और वो अपने रूम की ओर भागी और वहाँ विष्णु ने उसे भी मार दिया और भाग गया। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मर्डर की रात को तो विष्णु नेपाल में ही था, तो पुलिस की ये थियरी भी फेल हो गई। अब पुलिस का सारा शक राजेश और नुपुर पर आ गया था।
फिर पुलिस को अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 15 और 16 मई की रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ना ही कोई L32 के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 23 मई 2008 को राजेश और नुपुर को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत बड़ा खुलासा किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने यह दावा किया कि डॉक्टर राजेश तलवर का उन्हीं के क्लिनिक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो आरुषि को पता चल गया था और ये बात उसने हेमराज से की और फिर वो दोनों नाजायज संबंध में आ गए। 15 और 16 मई की रात को जब राजेश पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि आरुषि के रूम का दरवाजा खुला हुआ है और जब राजेश अंदर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देख के राजेश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर राजेश हेमराज को मारते मारते टेरिस पर ले गए और टेरिस पर उसे जान से मार दिया। फिर उन्होंने लिविंग रूम में बैठकर दारू पी और नशे की हालत में आरुषि को भी मार दिया। लेकिन पुलिस के इस बयान से छोटी बच्ची के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश में लोगों ने पुलिस का विरोध किया और प्रेशर में आके पुलिस ने अपना बयान बदल दिया और बताया आरुषि को राजेश के अफेयर के बारे में पता चल गया था और फिर आरुषि राजेश को ब्लैकमेल करने लगी, इसलिए राजेश ने आरुषि का मर्डर कर दिया और मर्डर होते हुए हेमराज ने देख लिया था, इसलिए राजेश हेमराज को छत पर ले गया और उसे भी मार दिया। केस के प्रेशर को देखते हुए केस को सीबीआई के हाथों हैंडओवर कर दिया गया। केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीबीआई ने कृष्ण थडरई को सस्पेक्ट बनाया। कृष्णा भी नेपाल से था और राजेश तलवर के क्लिनिक में असिस्टेंट था और हेमराज का दोस्त था। आरुषि के मर्डर से 2 दिन पहले कृष्णा से क्लिनिक में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए राजेश ने कृष्णा को सबके सामने बहुत डांटा था। इसके बदले में कृष्णा ने हेमराज से ये भी बोला था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा और ऐसा बोलते हुए उसे सुना था डॉक्टर राजेश तलवर के ड्राइवर उमेश शर्मा ने। लेकिन सीबीआई की ये थियरी भी फेल हो गई क्योंकि कृष्णा जिस घर में रहता था उस घर के मालिक ने ये कंफर्म किया कि मर्डर की रात को कृष्णा घर पर ही था। सीबीआई के फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये मर्डर किसी नौकर ने नहीं किया हो सकता क्योंकि जो कट आरुषि और हेमराज के गले पर था वो कोई प्रोफेशनल ही सर्जिकल नाइफ से कर सकता था। लेकिन डॉक्टर राजेश तलवर के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें रिलीज कर दिया और सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को हमेशा के लिए क्लोज करने की अर्जी करी। अब एक बार इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हेमराज और आरुषि का डेथ की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम थी। 16 मई की रात को 12 से 1 के बीच दोनों का मर्डर हुआ था। जिस वेपन से हेमराज और आरुषि के सर पर वार किया गया था उसका डायमेंशन बिल्कुल राजेश के गोल्फ क्लब से मिलता था। जब राजेश के गोल्फ क्लब पर जांच की गई तो उस पर ना ही कोई डीएनए का सैंपल मिला, ना ही कोई ब्लड मिला और ना ही कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड मिला। एक बात जो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी, हेमराज और आरुषि के गले पे जो कट था वो किसी प्रोफेशनल द्वारा सर्जिकल ब्लेड से किया गया था और वो ब्लेड आज तक नहीं मिल पाई। कई रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि राजेश ने अपने कनेक्शन द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की थी।